क्लास 10 फिजिक्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा चैप्टर हम लोगों ने पहले कर लिया था। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले बता दूं आपको। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चुंबक और उसके गुण। चुंबक और उसके गुण, क्योंकि विद्युत धारा के बारे में तो हम लोग पहले से जानते ही हैं, तो हमें पढ़ना है चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि चुंबक है क्या और उसके गुण होते हैं। उसके बाद सेकंड में आ जाएंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके गुण, यहीं पर हम देख लेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हम लोग यहीं पर देख लेंगे सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका, सोलेनॉइड्स, परिनालिका। फिर हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबक। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जनित्र और माइकल फैराडे के बारे में, जिन्होंने डायनामो का आविष्कार किया था। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर के अंत में आ जाएंगे घरेलू विद्युत परिपथ। इसी के दरमियान हम लोग मोटर भी पढ़ लेंगे, विद्युत मोटर। यहीं पर हम लोग एक चीज और पढ़ लेंगे, विद्युत मोटर। जनरेटर तो हो ही गया, जनित्र। फिर हम लोग पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, सुरक्षा युक्ति, फ्यूज तार, भू संपर्क तार और उदासीन तार जो होते हैं, लाइव वायर जो होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके कलर के बारे में पढ़ेंगे अंततः लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि चुंबक है क्या। चुंबक यानी मैग्नेट, चुंबक यानी मैग्नेट। चुंबक के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैग्नेशिया नामक एक शहर, ऐसा कहना है कि वहाँ कोई लड़का चरवाहा था, गाय भेड़ बकरी चरा रहा होगा, और उसके डंडे में लोहे लगे हुए थे, लोहे लगे हुए थे। उस डंडे से इधर उधर पानी में पत्थर का टुकड़ा था, उसको ऐसा कर रहा था, तो वो चिपक गया एक बार। तो उसे लगा ऐसा हो कैसे गया, वही स्थान के नाम पर मैग्नेट नाम पड़ी है। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि चुंबक है क्या। चुंबक हम लोग कहते किसको हैं? चुंबक, चुंबक वैसा पदार्थ होता है, चुंबक वैसा पदार्थ है, चुंबक वैसा पदार्थ है जो लौह यानी लोहे, लौह एवं लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक वैसा पदार्थ है जो लौह एवं लौहयुक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। यह मान लीजिए चुंबक है। इस चुंबक को हम लोग क्षण चुंबक कहते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं, N और S। N से सूचित होता है उत्तरी ध्रुव, S से सूचित होता है दक्षिणी ध्रुव। ये तो हम लोगों ने अभी चुंबक को समझा, सिर्फ चुंबक की परिभाषा को जाना। अब हम लोग देखेंगे चुंबक के प्रकार को। एक चुंबक नाल चुंबक होती है, जो इस प्रकार का होता है। एक साइड N हो गया, एक तरफ S हो गया। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो क्षण चुंबक और नाल चुंबक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नाल चुंबक कहेंगे। ये हो गई आपकी क्षण चुंबक। तो मैंने देखा
चुंबक की परिभाषा, चुंबक की आकृति को, चुंबक को हम लोग समझे। अब हम लोग देखेंगे चुंबक के गुण कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट, चुंबक के गुण को हम लोग समझेंगे। चुंबक के गुण, पॉइंट नंबर फर्स्ट, चुंबक में दोनों सिरों को दो ध्रुव के नाम से जानी जाती है। दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड है ध्रुव। देखिए, एक चुंबक मैंने बनाया नॉर्थ और साउथ, नेक्स्ट चुंबक मैंने बनाया एन और एस। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, तो विजातीय है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी असमान ध्रुव में आकर्षण होती है, असमान ध्रुव में आकर्षण होती है। अगर ध्रुव को हम सेम कर देंगे तो प्रतिकर्षण होगा। इसमें समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो चुंबक का असली पहचान प्रतिकर्षण ही है, चुंबक का असली पहचान प्रतिकर्षण ही है। और इस मायने में कहा जाता है कि हमारे पास एक चुंबक दिया गया है, अब कोई एक टुकड़ा और है धातु का, अगर हम इसे ले जाएंगे करीब, लोहे की बनी हुई है, तो यह चिपकेगा, जरूर चिपकेगा। तो यह पदार्थ तो चुंबक नहीं था जी, चिपक गया, लेकिन यह तो चुंबक नहीं था। चुंबक तो यह है, चुंबक तो यह है। अगर हमारे पास यह भी चुंबक हो, अगर इसे हम ले जाएंगे तो समान ध्रुव मिलेगा, तो प्रतिकर्षण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया है वह पदार्थ चुंबक है, चुंबक है, क्योंकि प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि यह तो लौहयुक्त पदार्थ को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा ना। तो लोहे से बनी हुई कोई अगर पदार्थ है, उसे तो आकर्षित कर लिया, तब तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि यह चुंबक है कि लोहा है, यह लौहिक पदार्थ है कोई। जब इसे प्रतिकर्षित करेगा तभी हम समझ पाएंगे कि दिया गया जो पदार्थ हमारे हाथ में था वह था क्या, तो चुंबक था। तब चुंबक की असली पहचान क्या होती है, प्रतिकर्षण। तो हम लोग सेकेंड गुण को प्रदर्शित करते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट हम लोग गुण लिख सकते हैं, असमान ध्रुव में, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, यानी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी चुंबक की तरह कार्य करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हम लिख सकते हैं, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, यानी रुक जाती है। ये तो हम लोग देख रहे हैं चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। अब हम लोग यहाँ समझेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं हम, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक हम छड़ चुंबक हम बना लेते हैं। देखिए,
छड़ चुंबक मैंने बना लिया, एक है छड़ चुंबक, N दिया और S दिया। यहाँ आपको याद रखना है कि बाहर से जो रेखाएं बनेगी N से S की ओर आएगी, N से S की ओर बाहर से बना सकते हैं। और ऐसा N से S की ओर बना सकते हैं, N से S की ओर बना सकते हैं, N से S की ओर, N से S की ओर, N से S की ओर। ये बाहर की बात हुई। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं तो S से N की ओर, S से N की ओर, S से N की ओर, ये अंदर की ओर होती है। अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर अंदर में, और बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो हम लोग परिनालिका को समझने से पहले चुंबकीय बल रेखाएं को परिभाषित कर लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र बन रही है उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझेंगे। मतलब देखिए, गांव में ऐसा एक कहावत प्रचलित है कि अपना क्षेत्र में कुत्ता भी बलवान होता है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो कुछ दूरी तक आपको पीछा करेगा, कुछ और दूरी पर अगर जाइएगा गली के नुक्कड़ पर उस कुत्ते को पता है कि हमारा इलाका बस यहीं तक है, वह फिर लौट जाता है वापस। अनेक इलाका होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक अगर चुंबक है तो इसका एक पावर है, शक्ति है। जितनी दूर तक वह लोहे को या लौहयुक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, बस और कुछ नहीं। चुंबक के चारों ओर, तो हम इसका परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का, जिसमें चुंबक के बल का संसूचन यानी सूचना मिलती है, यानी हमें पता चलता है। चुंबक यानी चुंबकीय गुण हो, चुंबकीय बल हो, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन हो, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारा चुंबकीय क्षेत्र की। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वह है ऑस्ट्रेट। क्या है? ऑस्ट्रेट। ऑस्ट्रेट एक फिजिशियन थे जिनके रिगार्ड में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रख दिया गया। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन्होंने एक प्रयोग के द्वारा बताए।
एक प्रयोग के द्वारा बताए 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में उनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रेड का जो जन्म है वह 1777 ईस्वी में होता है और 1820 में एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जो कि चुंबकीय फील्ड में, चुंबक के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिसके सिद्धांत पर ही आज विद्युत मोटर है। अब विद्युत मोटर का प्रयोग तो आप लोग जान ही रहे हैं, पंखे में भी, पंखे से लेकर के सारा जगह विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग अब समझते हैं ऑस्ट्रेड के कथन को। आखिर प्रयोग द्वारा 1820 ईस्वी में, एक प्रयोग द्वारा 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड महोदय ने क्या कहा था। 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने के द्वारा किया गया प्रयोग को पहले हम लोग समझते हैं। उनका जो कथन था, मैं उसे ग्राफ बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक तार से, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी चालक तार से, अगर किसी चालक तार से, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित किया जाए, तो अब समझिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, चलिए हम लगा देते हैं बैटरी, मैंने बैटरी लगा दिया, धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो आप दे दीजिए आर प्रतिरोध, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ कुंजी लगा दीजिए, नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो ए बन गया आपका परिपथ बन गया। यहाँ पर हम एक लगा देते हैं चालक प्लेट, कुछ नाम दे देते हैं, यह है आपका चालक प्लेट। अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक प्लेट होती है, इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास रखा, कंपास सुई रखा, जिसमें तो चुंबक ऑलरेडी होता है, आप समझते हैं चुंबक तो ऑलरेडी होता ही है। तो वह विक्षेप होने लगी, प्रवाहित किया जाए तो चालक प्लेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, उन्होंने कहा। और इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया, एक्स वाई जो प्लेट है, एक्स वाई चालक प्लेट है के पास कंपास ले गए, कंपास ले जाने पर उसकी जो सुई है क्या होने लगी, विक्षेप करने लगी, विक्षेपित होने लगी, जो कि यह साबित करता है कि चालक प्लेट के इर्द गिर्द चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो गए थे, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गए थे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए थे। ये था ऑस्ट्रेड महोदय का कथन, जो कि 1820 ईस्वी में एक प्रयोग के माध्यम से उन्होंने समझाया कि किसी चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, और उन्होंने सिद्ध करके बताया कि अगर वहाँ पर हम कंपास ले जाएंगे तो कंपास में चुंबक लगा हुआ होता है, वह विक्षेपित होने लगेगी। इससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र थी, चुंबकीय फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई थी। ऐसा कब हुआ, जब इससे धारा प्रवाहित
किया गया। तो ऐसा कब हुआ? जब इससे धारा प्रवाहित किया गया तब हुआ। आप समझ गए होंगे। ऑस्टेड के कथन को एक प्रयोग के माध्यम से उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या, मैंने आपको बताया, और ऑस्टेड के प्रयोग को भी मैंने समझाया। अब इसके आगे देखते हैं। कंपास को हिंदी में दिक् सूचक सुई कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में वैसा दे देता है कि दिक् सूचक सुई है क्या। अंग्रेजी में कंपास हो गई, लेकिन हिंदी में उसे कहते हैं दिक् सूचक सुई। दिक् माने होता है दिशा, सूचक माने सूचना नहीं बताने वाले। तो इसमें एक सुई लगा होता है जो मैग्नेट का बना हुआ होता है। तो दिक् सूचक सुई कभी कभी दे दे तो कुछ कमजोर विद्यार्थी होते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। ताइए मैं आपको समझा दूं कि दिक् सूचक सुई है क्या। दिक् सूचक सुई, जब मैंने इसे शब्दों को तोड़ा, दिक् माने होता है दिशा, सूचक माने सूचना नहीं बताने वाला। सुई तो समझ ही गए होंगे कि एक कंपास है, इसमें बीच से एक मैग्नेट का बना हुआ होता है। अगर यह स्वतंत्र रूप से घूरती है, एक तरफ एन एक तरफ एस, जो एन है वह उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है और एस है जो दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दिक् सूचक सुई एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो यह एक ऐसा यंत्र है जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है और होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात दिक् सूचक सुई की जो कंपास की जो सुई है वह विक्षेप होती है, यानी इधर उधर दिशा परिवर्तन होने लगता है, अर्थात सुई विक्षेपित होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम ले जाएंगे कंपास को, तो इसकी जो सुई है, मैग्नेट की सुई जो होती है, वह विचलित होगी, विक्षेप होने लगेगी, जो हमें प्रदर्शित करता है कि यह क्षेत्र जो है वह चुंबकीय क्षेत्र है। तो मैंने आपको बताया कि एक क्षण चुंबक हम जब ले लेते हैं, एक और एन होता है, एक और एस होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बाहर से उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, बाहर से उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। बिल्कुल याद रखना है आपको, चुंबक में बाहर से जो रेखाएं बन रही है उसे चुंबकीय रेखाएं या तो फिर चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। तो यह बंद वक्र के समान होता है, बंद वक्र के समान होता है और अंदर एस से एन की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो विशेषता है वह भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र, या तो फिर बल बोल देता है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की विशेषता क्या है, नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं यह बंद वक्र होती है, रेखाएं होती है। और हम कह सकते हैं कि चुंबक में यह बाहर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती है।
और इस बात को हम लोग पहले से जानते हैं कि समान ध्रुव में विक्षेप उत्पन्न होता है N और S। अगर एक और चुंबक हम ले आए S और N, ये विक्षेपित होगी। अगर इसकी सिरा को हम चेंज कर देंगे, N और S इधर कर दिए, तो फिर ये क्या होने लगेगा, आकर्षित हो जाएगी। तो ये हो गया चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता में हम लोग देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के निकट होती है तो आकर्षण बल प्रबल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबक के निकट होती है, ये बल रेखा है, और जब ये बल रेखाएं इसकी निकट होती है तो आकर्षण बल प्रबल होता है। जो हम दूर जाएंगे, आकर्षण बल में कमी आती जाएगी। ये हो गए चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है उसे हम लोग किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आरेख बनानी होगी, यानी एक परिपथ बनाना होगा। मैं एक परिपथ बना रहा हूं, यहाँ पे एक सीट लगा देता हूं, चालक सीट होंगे। अगर आपकी इच्छा है तो प्रतिरोध भी दे ही दें और एक एमीटर लगा दें जो विद्युत धारा को मापे। एमीटर लगा दिया गया, विद्युत धारा को मापा। हम यहाँ सेल बना लेते हैं, यानी बैटरी। ये मैंने बैटरी बना लिया। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ एक कुंजी लगा लेते हैं, प्लग लगा लिए। अगर इच्छा है तो नहीं प्रदर्शित होगी। ये क्या है, यहाँ पर अगर हम छिड़क देते हैं, इस प्रकार से हम छिड़क दिए लौह चूर्ण को छिड़क दिए। ये लौह चूर्ण है। लौह चूर्ण का गुण क्या है कि चुंबक की ओर लौह चूर्ण आकर्षित होती है। लौह चूर्ण के कण है, तो जो छिड़का हुआ लौह चूर्ण है, क्या उसमें परिवर्तन होगा अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो? अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अभी बंद है, ओपन सर्किट है। अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा तो यह कण क्या हो जाएंगे, एक बलय के रूप में प्रदर्शित होगी, एक बलय के रूप में दिखेगा। इस प्रकार दिखने लगेगा, बलय के रूप में ये लौह चूर्ण हमें दिखने लगेगी। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि इस प्रयोग से यह साफ जाहिर होता है कि प्लेट पर लौह चूर्ण रखा हुआ था जो कि एक बलय के रूप में हमें दिखने लगी। क्योंकि सीट पर, ये क्या है, सीट है, चालक सीट है। तो चालक सीट पर उपस्थित या रखा गया
उपस्थित लौह चूर्ण एक बलय के रूप में नजर आने लगती है, जो कि हमें यह सूचित करता है, जो कि हमें यह बताता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई। तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि इस सीट पर उपस्थित लौह चूर्ण जो छिड़का हुआ था बुरादा, लोहे की बुरादी, वो एक बलय के रूप में आ गई। इससे यह पता चलता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई थी एक सकेंद्रीय बलय के रूप में। एक ओ बलय कैसा है, तो सिर्फ एक ही बलय नहीं है बल्कि ये सकेंद्रीय बलय है। इस प्रकार का सेंटर उसका केंद्र एक ही है, सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाता है। एक सकेंद्रीय अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो और बेहतर हो, सकेंद्रीय बलय के रूप में नजर आने लगती है। तो ये था सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त कहा गया मतलब दाहिना हाथ कहा गया। अंगुष्ठ नियम देखिए, जब हम किसी चालक को, मान लीजिए चालक तार है, जब हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, या तो फिर ऊपर से नीचे करेंगे तो अंगूठा की तरफ, यही है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। अब हम लोग दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम को देख लेते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहलाता है। यदि किसी धारावाही तार को धारावाही या चालक तार, धारावाही का मतलब हो गया चालक जिससे धारा प्रवाहित हो। यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, पकड़े कि यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए। ये आपका चालक तार है, धारावाही तार है। बाकी उंगलियों को इस प्रकार मोड़ के अंगूठे को ऊपर की ओर इस प्रकार अगर प्रदर्शित करें, ये मेरा हो गया अंगूठा। इस प्रकार पकड़ें कि धारा की दिशा, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा, अर्थात धारा ऊपर की ओर बह रही है। ये क्या है? धारा है। धारा ऊपर की ओर बढ़ी है, अंगूठा प्रदर्शित इधर करा, यानी धारा जिस ओर बढ़ेगी उस ओर हम अंगूठे को रखेंगे, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। यही है हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कहने का अर्थ हुआ कि एक चालक तार है और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो मैं अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो
अंगूठा ऊपर की दिशा की हो तो धारा की दिशा को बता दिया। जब अंगूठा धारा की दिशा को बताए तो हाथ की अन्य अंगुलियां जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि चालक तार से सीधे चालक तार से जब धारा प्रवाहित होने लगी, सीधे चालक तार से धारा प्रवाहित होने लगी तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसलिए सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। धारा ऊपर की ओर बह रही है तो धारा ऊपर की ओर बह रही है तो ये था मैक्सवेल का कार्क अस्क्रोनियम भी। अगर उलट कर पकड़े इसे, इसका मतलब है धारा नीचे की ओर बह रही है, धारा नीचे की ओर बह रही है, इस प्रकार धारा नीचे की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके चारों ओर। अब हम लोग समझेंगे परिनालिका के बारे में। परिनालिका के बारे में हम लोग समझेंगे। परिनालिका क्या है? परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है, परिनालिका और परिनालिका को ही समझने से हम लोग विद्युत चुंबक भी बना सकते हैं। अगर परिनालिका समझ में आ गई तो विद्युत चुंबक हमें बनाने आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं परिनालिका है क्या। परिनालिका है क्या? परिनालिका एक ऐसी व्यवस्था है तो जब एक लंबे इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। इंसुलेटेड वायर आप ट्रांसफार्मर वगैरह में देखे होंगे, इस प्रकार का वायर होता है, इंसुलेटेड किया होता है, बाहर से विद्युत रोधी लेप लगाई हुई होती है। विद्युत रोधी लेप लगाई होती है कि अगर एक सटे भी तो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो, एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो, धारा का प्रवाह कटे ना। ये लेप इस पर लगा होता है, विद्युत रोधी लेप। एक लंबे तार, वह लंबे तार कैसी होनी चाहिए? विद्युत रोधी लेपित। एक लंबे तार, कैसा लंबे तार होनी चाहिए? विद्युत रोधी लेपित। एक लंबे विद्युत रोधी लेपित तार, वो भी चालक तार होनी चाहिए। चालक तार, विद्युत रोधी लेपित चालक तार को सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि इस प्रकार कुछ यह लीजिए, ये वायर है, इस पर हम लोग इस प्रकार लपेटेंगे कि इसके पास हो लेकिन एक दूसरे पर चढ़े ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े, और इसके पास हो, पास करीब लगा सकते हैं लेकिन एक दूसरे पर चढ़े ना। इस प्रकार लपेटा जाए कि सर्पिल रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे देखिए, इस प्रकार लपेटा जाए, एक दूसरे पर चढ़े ना, ऐसे करीब होनी चाहिए। इस प्रकार लपेटा जाए कि एक दूसरे से अलग हो परंतु अगल बगल हो। तार के फेरे एक दूसरे से अलग हो परंतु एक दूसरे पर से अलग हो परंतु अगल बगल हो। तो ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। इस व्यवस्था को ही हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के सहायता से ही हम विद्युत चुंबक को बना सकते हैं।
विद्युत चुंबक। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। सवाल उठता है कि विद्युत चुंबक है क्या, हम इसे किस प्रकार बनाते हैं। परिनालिका के भीतर, हम लोग परिनालिका के बारे में समझ चुके हैं। परिनालिका को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मान लीजिए एक विद्युत रोधी कुछ पाइप है, इसके अंदर हम नरम लोहा डाल लिए, नरम लोहा डाल लिए और विद्युत रोधी लेप किया हुआ हम तार ले लेंगे और इसे हम इस प्रकार से लपेटेंगे, घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाते हुए चले जाएंगे। जो करीब करीब हो लेकिन अगल बगल हो, सटा हुआ ना हो, अगल बगल हो, कुछ दूर दूर हो। जितना फेरों की संख्या अधिक होगी उतना प्रबल चुंबक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगी। जितना ही फेरों की संख्या अधिक होगी, जितना फेरों की संख्या अधिक होगी उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। इस प्रकार हम लपेट लेंगे। ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। लपेटने के बाद हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देंगे। दो छोर बनेगी, टर्मिनल 2 होगा, सेल लगाएंगे, प्लस और माइनस, धन ध्रुव ऋण ध्रुव को जोड़ेंगे, धारा प्रवाहित होगी। तो जो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फेरों की संख्या अधिक होगी तो प्रबल चुंबक होगा और चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगी। और साथ ही विद्युत धारा का मान पर भी निर्भर करता है। अगर विद्युत धारा का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगी, अगर विद्युत धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र वीक होगी, कमज़ोर होगी। आप समझ गए होंगे परिनालिका कैसे बनाई जाती है। अगर नरम लोहा डाल दिए तो अस्थायी चुंबक बना, अस्थायी चुंबक बना, लेकिन वह प्रबल होगा। अगर इस नरम लोहे की जगह पर, एक क्रोड है आपका, एक क्रोड है, इस नरम लोहे की जगह पर हम इस्पात डाल देंगे तो वह अस्थायी चुंबक बनेगा, तो वह अस्थायी चुंबक बनेगा। लेकिन नरम लोहे के द्वारा बनी गई चुंबकीय क्षेत्र जो है वह प्रबल होती है और इस्पात जो बना वह अस्थायी चुंबक है। वह टेम्पररी हो गया नरम लोहा वाला और इस्पात वाला अस्थायी हो गई, परमानेंट मैग्नेट बन गया। लेकिन वह कमज़ोर होगा, वीक होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र नरम लोहे की अपेक्षा। हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबक एक परिनालिका में, एक परिनालिका के क्रोड में अगर नरम लोहा डाल दिए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए तो चुंबकीय विद्युत चुंबक बन गया, तो वह विद्युत चुंबक बन गया। तो परिनालिका में हम, परिनालिका के क्रोड में हम नरम लोहे का प्रयोग करेंगे, अस्थायी चुंबक बनेगा। अगर इस्पात डाल दिए तो अस्थायी चुंबक बनेगा। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए विद्युत चुंबक को हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा, जैसे नरम लोहे, जैसे नरम लोहे, जैसे नरम लोहे को परिनालिका, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में, भीतर रखकर चुंबक बनाने में, भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार
बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबक कहा जाता है। ये तो हो गए विद्युत चुंबक क्या है। अब हम लोग इसके गुण को भी देख लेते हैं। विद्युत चुंबक का गुण क्या होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रबल होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र से अधिक प्रबल होता है। पॉइंट नंबर 2, यदि तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व अधिक होगा। यदि तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व अधिक होगा, यानी प्रबल होगा, अधिक होगा। हम प्रबल भी लिख सकते हैं, अधिक प्रबल होगा यानी शक्तिशाली चुंबक होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रवाहित धारा का मान अधिक होने पर अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगी। और अगर प्रवाहित धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगी, वीक होगा। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबक और उसके गुण। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मैंने आपको समझाया कि परिनालिका के अंदर हम नरम लोहे डाल लेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चुंबक बनेगा। अगर नरम लोहे की जगह इस्पात रख लिए तो फिर अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को देखेंगे। वाम का मतलब होता है बायां और दक्षिण का मतलब होता है दायां और वाम का मतलब होता है बायां। हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अब देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, ऑस्टेड का प्रयोग, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। चलिए पहले हम लोग नियम को लिख लेते हैं, उसके बाद यहीं से हम लोग आगे इसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, वो अंगुलियां कौन कौन होगी भाई? तो देखिए, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, यानी लंबवत। लंब बनता है तो क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनता है। तो कहीं परिभाषा आपको लिखा हुआ मिलेगा, परस्पर समकोणिक होते हैं या तो परस्पर लंबवत होते हैं, आप जो भी लिख सकते हैं। यदि बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक हो, यानी इस प्रकार रखा जाए, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक हो या लंबवत हो। 3 अंगुलियां कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा। मध्यमा समझते हैं, बीच वाली उंगली। तर्जनी इंडिकेटर हो गया, 4 फिंगर, थंब फिंगर, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। थंब फिंगर, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को परस्पर समकोणिक या तो फिर हम लंबवत लिख सकते हैं। को परस्पर लंबवत फैलाएं या फैलाने पर फैलाएं तो, चलिए परस्पर हम समकोणिक कैसे फैला लिए, लंबवत फैला लिए तो
अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीन बातें होती है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो यदि तर्जनी, तर्जनी का मतलब कौन हो गया? फोर फिंगर, इंडिकेटर। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा, को दर्शाता है, तो अंगूठा धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हुआ। अब देखिए, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इसको मैंने बना लिया अंगूठा, ये है अंगूठा। यहाँ से हम ले लेते हैं फोर फिंगर, यानी तर्जनी मैंने ले लिया, और नीचे मैं कर लेता हूँ मध्यमा। ये हो गई आपकी मध्यमा। आइए, अगर मैं एक ट्रिक दूं, अंगूठा का F दूं, तर्जनी का M दूं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक और चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा धारा की दिशा, यानी करंट दूं। अगर मैं इसे बोलूं फादर मदर चिल्ड्रेन, तो क्या कैसा रहेगा? फादर मदर चिल्ड्रेन। मैं कुछ ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ। फादर से फोर्स समझिए, फोर्स मीन्स होता है आपका क्या? बल। फोर्स मीन्स क्या हो जाता है? बल हो जाता है, बल। एम से जो मदर है, एम से आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में समझते होंगे चुंबकीय क्षेत्र। और सी से हो गया आपका जो चिल्ड्रन है, वह हो गई करंट, मतलब होता है क्या? धारा। अब देखिए, इससे ही आपको पूरे परिभाषा याद रहेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त का जो नियम है, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, रूल है, वो हमको फादर मदर चिल्ड्रन से बिल्कुल याद रहता है। कैसे? तो कहता है कि अगर मैं बाएं हाथ की उंगलियां को, तीन उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार फैलाते हैं कि वह समकोणिक हो, तो अंगूठा जो है वह बल की दिशा को बताता है, अंगूठा बल की दिशा को बताता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है। देखिए, हो गई। परस्पर फैलाते हैं तो तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है, तो अंगूठा क्या करता है? बल की दिशा को व्यक्त करता है। बिल्कुल इस ट्रिक से याद रहेंगे आपको। फादर मदर चिल्ड्रेन, फादर से हो गया आपका फोर्स यानी बल, मदर से हो गया मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चिल्ड्रेन से हो गया करंट मीन्स धारा। बाएं हाथ की तीन उंगलियां परस्पर समकोणिक फैला लिए, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ये हो गया हमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब इस वाम हस्त के नियम से
कौन कौन से यंत्र की आविष्कार हुई इस थ्योरी पर जरा उसको हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस हैं, मशीन हैं, यंत्र हैं जो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित डिवाइसेस हैं। फ्लेमिंग के, इसे भी हम लोग जान लेते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित उपकरण क्या क्या हो सकते हैं जी? तो देखिए, विद्युत मोटर तो सबसे पहले आ जाएगा। विद्युत मोटर, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अगर आप समझे तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि विद्युत मोटर की रचना, बनावट, कार्यविधि सारा कुछ हम लोग समझेंगे, सिद्धांत को जानेंगे कि विद्युत मोटर है क्या, उसकी रचना, संरचना, बनावट कैसी होती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है। फिर है विद्युत जनित्र, जिसे डायनेमो भी कहते हैं। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। नेक्स्ट हो जा रही है आपकी ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर जिसको कहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसे अंग्रेजी में लाउड स्पीकर कहा जाता है, लाउड स्पीकर कहा जाता है। फिर हो गया आपको माइक्रोफोन, इस सारे का माइक्रोफोन, ये सब इसी थ्योरी पर आधारित है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर। ये जितने उपकरण हैं, कभी कभी एग्जाम में दे सकता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर निम्न में से कौन उपकरण आधारित है, या फिर विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर। विद्युत जनित्र भी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर। ध्वनि विस्तारक यंत्र फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर। माइक्रोफोन भी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। तो एक नोट जब मैं दे रहा हूं तो एक नोट और मैं आपको दे दूं, क्या मानव का कोई वैसा अंग है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? मानव शरीर में वह कौन सा भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? मानव शरीर में कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? मानव शरीर में कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? देखिए तो, क्या सोचिए, कोई हमारे शरीर में वैसा भाग है, वैसा अंग है, वैसे ऑर्गन है इन ह्यूमन बीइंग जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो वो है आपका मानव मस्तिष्क और हार्ट। मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन हो गए, और एक है हार्ट, हृदय। ये दो अंग हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत मोटर, डायनेमो, जनित्र के बनावट, कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।